पेट, पित्त एवं लीवर की समस्या और समाधान के नए वीडियो को देखने के लिए गैस्ट्रो लीवर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। आप जैसा जानते हैं कि जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं वो मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो एक वायरल इन्फेक्शन है जो कोरोना के नाम से जाना जाता है उसने कितना हैवॉक क्रिएट किया हुआ है। जो कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो अदरवाइज हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं उनमें नंबर 1 पर आता है HIV जो एड्स की बीमारी करता है। नंबर 2 पे आता है हेपेटाइटिस बी जो बेसिकली हमारे लीवर को डैमेज करता है। नंबर 3 पे आता है हेपेटाइटिस सी, वो भी हमारे लीवर को डैमेज करता है। आज हम हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस बी बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारियों में से है। अगर हम वायरस को ध्यान से देखें हेपेटाइटिस बी के, तो ये बेसिकली डीएनए वायरस है। जो वायरस हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आरएनए वायरसेस होते हैं एंड डीएनए वायरसेस होते हैं। तो आपको रिमेंबर करने की जरूरत है कि हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है ये डीएनए वायरस है। ये बेसिकली हेपेडना वायरस है या हेपेडना वायरिडी फैमिली से आता है। ये उस फैमिली का वायरस है। नाउ ये जो वायरस है ये कहीं से भी हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई या हेपेटाइटिस सी इनसे कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। नाउ ये भी देखने की जरूरत है कि मनुष्यों के अलावा जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है ये चिंपांजियों में पाया जाता है, ये कुछ दूसरे मैमल्स में भी पाया जाता है बट चिंपांजियों में जरूर। नाउ प्रॉब्लम जो है ना क्यों है, इतनी हेपेटाइटिस बी से हम क्यों डिस्कस करते हैं या डरते हैं। जब भी आपकी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी का कीटाणु आता है तो ये वास्तव में आपको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस करता है या सामान्य जॉन्डिस करता है, जैसा किसी को भी जॉन्डिस हो जाती है। नाउ जॉन्डिस जो होने के बाद बहुत सारे लोग उसे क्लियर कर देते हैं। ऑलमोस्ट 70 to 80% पीपल एक्चुअली क्लियर इट अप एंड ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन जिन लोगों में ये कीटाणु पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है वो फिर 2 कैटेगरीज में जाते हैं। या तो उनका कंटिन्यूअसली डैमेज होता चला जाता है लिवर, अगर ये कंटिन्यूअसली लिवर डैमेज होता चला जाएगा तो उनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस डेवलप हो जाती है एंड उनको बार बार प्रॉब्लम होती है एंड दे कम टू द डॉक्टर। बट एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें कि ये जो वायरस है ये आपकी बॉडी के अंदर कैरियर होके बैठ जाता है। जब ये कैरियर होके बैठ जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यू आर एब्सोल्युटली एसिम्प्टोमेटिक। लेकिन सबसे बड़ा डर यह है कि आप दूसरों को, किसी को भी ये वायरस फैला सकते हैं। तो ये जो ग्रुप है जो कैरियर हो जाता है, जो अपने आप में बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, दिस इज द ग्रुप जो सबसे ज्यादा स्प्रेड करता है वायरस को, क्योंकि इसे खुद भी नहीं मालूम होता है कि मेरे शरीर के अंदर हेपेटाइटिस बी का वायरस फैला हुआ है। नाउ अगर इसके प्रेवलेंस को देखें तो वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल इस इंफेक्शन से अफेक्टेड हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो डिफरेंट स्टडीज ने यह बोला कि अप्रॉक्सीमेटली 2 to 10% पीपल डू हैव हेपेटाइटिस बी वायरस। करीब करीब ऐसा माना जाता है कि 4 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिन्हें हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन है या जिनका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है। हम एज फार एज दी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन इज कंसर्न वी आर ओनली सेकंड टू द चाइना। सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन इस बीमारी का वो चाइनीज पॉपुलेशन में है, उसके बाद इंडिया आता है उस नंबर 2 पर। अगर हम टोटल पूल को देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि अप्रॉक्सीमेटली 15% पूरे के पूरे हेपेटाइटिस बी के मरीज जो दुनिया में हैं उसके 15% भारत के अंदर हैं। ऑन एन एवरेज हर साल या पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख लोगों की डेथ होती है हेपेटाइटिस बी के चलते। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स बेसिकली अ वेरी सीरियस डिजीज। नाउ जहां तक इंडिया का सवाल है, समहाउ इसका प्रेवलेंस जो ट्राइबल एरियाज हैं या आदिवासी बहुल एरियाज हैं उनमें ज्यादा है, वरना उनमें बहुत सारी हैबिट्स ऐसी हैं जिसके चलते पॉसिबली ये जो इन्फेक्शन है ट्राइबल एरियाज में ज्यादा फैलता है। नाउ लुक एट द ट्रांसमिशन कि ये जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है ये फैलता कैसे है। नंबर 1 इज द अनचेक्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपको कोई ऑपरेशन हुआ, आपने किसी प्रॉब्लम के लिए ब्लड चढ़ाया, आपने उस ब्लड को उस सोर्स से लिया जो अनआइडेंटिफाइड है और उस ब्लड में हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन चेक नहीं हुआ तो आपको हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। अगर आपने इंजेक्शन कहीं लगवाया विच इज नॉट सेफ, जो सिरिंजेस जो यूज की वो रिसाइकिल्ड हैं, वो सेफ नहीं है, तो आपको हेपेटाइटिस बी होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऑल दोज ड्रग यूजर्स जो इलिसिट ड्रग्स यूज करते हैं इंट्रावीनस या सबकुटेनियस एंड जो मल्टीपल ड्रग यूजर्स होते हैं उनमें हेपेटाइटिस बी होने का खतरा हमेशा बढ़ जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को देखें तो ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होता है।
बट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू न्यूबॉर्न को होने का सबसे बड़ा डर रहता है। एंड एक बार अगर ये न्यूबॉर्न को ट्रांसमिट होता है तो दिस बिकम्स वन ऑफ अ मेजर प्रॉब्लम। नाउ देयर आर सर्टेन हैबिट्स व्हिच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, जिसके चलते भी इसके फैलने का डर रहता है। जैसे अगर आप कॉमन टूथब्रश फैमिली में इस्तेमाल करते हैं और एक किसी को भी अगर हेपेटाइटिस बी है तो आपको हेपेटाइटिस बी होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर आप किसी सैलून में जाते हैं और दाढ़ी बनवाते हैं और आपका जो बार्बर है वो इस्तेमाल करता है जो ब्लेड, उसको ब्लेड को चेंज नहीं करता है, और किसी पर्सन ने जिसे हेपेटाइटिस बी है उसने शेविंग कराई हुई है, उसी ब्लेड से आपकी शेविंग होती है, आपको हेपेटाइटिस बी होने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर आप टैटू बनवाते हैं एंड द सेम टैटू इज बीइंग यूज्ड फॉर एवरीवन, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उस नीडल के चलते आपको हेपेटाइटिस बी बेसिकली ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, ये चीज बिल्कुल समझने की जरूरत है कि कहीं भी ये पानी से नहीं फैलता, कहीं भी ये खाने से नहीं फैलता, कहीं भी ये कैजुअल कांटेक्ट से नहीं फैलता कि मैंने शेक हैंड किया और मुझे हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। तो कैजुअल कांटेक्ट, वाटर एंड फूड, दे आर नॉट द सोर्स, बिकॉज ये बेसिकली ब्लड बॉर्न डिजीज है जो खून के थ्रू ही फैलती है। नाउ अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है। जो सबसे बेसिक टेस्ट है इज बेसिकली ऑस्ट्रेलिया एंटीजन और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, जिससे हम ये कंफर्म करते हैं कि ये इन्फेक्शन आपको है। जो ब्लड टेस्ट होते हैं उन्हें हम कभी कभी सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं या सीरोलॉजिकल मार्कर भी कहते हैं। जो हम सीरोलॉजिकल मार्कर करते हैं हेपेटाइटिस बी के, वो इसके लिए भी करते हैं सो दैट आपका जो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है उसकी स्टेज को क्लियर किया जा सके कि आप किस स्टेज में हैं। हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो कि आपके बॉडी के अंदर ये कीटाणु कितनी संख्या में है। हमें जानने की जरूरत है कि आपके अंदर का वायरल लोड कितना है, कितनी संख्या में ये कीटाणु है। हमें यह भी देखने की जरूरत पड़ती है कि यह कीटाणु संख्या में कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, ये रेप्लिकेट तो नहीं कर रहा है। अगर ये रेप्लिकेट करेगा, जो भी वायरल लोड आज है, ये वायरल लोड समय के साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जो सीरोलॉजिकल मार्कर्स हैं वो हमें यह भी इंडिकेट करते हैं कि कहीं आपको हायर रिस्क तो नहीं है कॉम्प्लिकेशंस की। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो लिवर है वो डैमेज होके क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस या अल्टीमेटली कैंसर की तरफ चला जाएगा। तो अगर हमें कॉम्प्लिकेशंस की रेट को देखना है तो भी हमें सीरोलॉजिकल जो मार्कर्स हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है। नाउ ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि हेपेटाइटिस बी का जो कीटाणु है या वायरस है ये वास्तव में लिवर को डैमेज करता कैसे है। जब फर्स्ट स्टेज जब ये आपको अटैक करता है तो एक्चुअली ये डायरेक्टली आपके लिवर को डैमेज करता है। जो डायरेक्ट लिवर को डैमेज करता है दैट इज एक्चुअली एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, जो आपको शुरू में होती है। लेकिन इसके बाद जो भी आपके लिवर में प्रॉब्लम खड़ी होती है वो बेसिकली हमारा जो इम्यून मैकेनिज्म है उसका पूरा का पूरा रिएक्शन है। हमारा जो इम्यून मैकेनिज्म है या हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो वास्तव में इस वायरस से लड़ने के लिए और लड़ता है और इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। ये जो एलिमिनेशन की प्रोसेस है या एलिमिनेशन का जो अटेम्प्ट है ये जो हमारी बॉडी करती है, उस अटेम्प्ट में एक्चुअली हमारा लिवर डैमेज हो जाता है। तो ये जो क्रोनिक हेपेटाइटिस डेवलप होती है ये वास्तव में जो इम्यून रिस्पॉन्स है और जो इम्यून मैकेनिज्म है उसके चलते सबसे ज्यादा डैमेज होता है। नाउ अगर हम ओवरऑल कोर्स को देखें हेपेटाइटिस बी के, तो अगर हम एडल्ट्स को देखें तो मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स बेसिकली अगर उनको ये कीटाणु आता है, ये इन्फेक्शन होता है, तो वो उसे क्लियर कर जाते हैं। वो क्लियर नहीं कर जाते हैं, वो एब्सोल्युटली क्योर हो जाते हैं। वो इतने क्योर हो जाते हैं कि उन्हें जिंदगी में कभी टीका लगाने की या वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो इतने क्योर हो जाते हैं कि उनको जिंदगी में दोबारा हेपेटाइटिस बी नाम का इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन एडल्ट्स में से जरूर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कि ये वो वायरल हेपेटाइटिस से तो बाहर हो जाते हैं लेकिन ये कीटाणु मरता नहीं है, वो वास्तव में इसके कैरियर हो जाते हैं। नाउ अगर ये कीटाणु बचपन में आता है या चाइल्डहुड में आता है तो जो स्टोरी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर ये चाइल्डहुड में आता है कीटाणु तो इसके क्रोनिसिटी या इसके लंबे चलने की या क्रोनिक लिवर डिजीज करने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर ये क्रोनिसिटी में जाता है तो ये वास्तव में आपको क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस करेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो लिवर है उसको दीमक जैसा धीरे धीरे डैमेज करता चला जाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको लिवर की सिरोसिस डेवलप हो जाएगी। अगर आपको क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस डेवलप हो रही है, तो आपको लिवर फेलियर होने की संभावना है। यह भी बात सही है कि अगर आपको सिरोसिस डेवलप हो गई हेपेटाइटिस बी के चलते तो रिस्क ऑफ लिवर कैंसर काफी ज्यादा हो जाता है, बिकॉज ये उसी लाइन में आगे चल के एक कॉम्प्लिकेशन है विच वी सी। नाउ साइंस ऐसा मानती है कि लगभग
15 से 25% या 15 से 25% लोग जिन्हें क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, उस इंफेक्शन के चलते उनकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। दे डाई अर्ली बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी। नाउ अगर हम इसके प्रोग्रेशन को देखें तो अगर आपको हेपेटाइटिस बी बचपन में मिला तो इसके मैनिफेस्टेशन में कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। टाइम से मेरा मतलब है कि इट में टेक ईयर्स, इट में टेक डिकेड्स। एक्चुअली बचपन में अगर आपको हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन मिला तो यू मे नॉट बी अवेयर, आपको पता भी नहीं हुआ कि आपको ये इंफेक्शन है। ये अंदर ही अंदर आपके लीवर को दीमक जैसा डैमेज करता चला जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम मे बी 30 साल, 35 साल, 40 साल इसके बाद पूरे मैनिफेस्टेशन आना चालू हो जाते हैं, जब आपको लीवर के डैमेज के या क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस की या सिरोसिस के सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो इन्फेक्शन है इस पर इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो इस पर डिपेंडेंट है कि आपको किस एज में इन्फेक्शन मिला। अर्लियर द एज प्रोलॉन्ग द इन्फेक्शन। अगर आपको चाइल्डहुड में मिला तो आपको काफी लंबे समय बाद उसके जो सिम्टम्स दिखाई देंगे जब कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो जाएंगे। ये इस पर भी डिपेंडेंट है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसने कितना सीवियर इंटरेक्शन किया है विद दिस ऑर्गेनिज्म। अगर जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है तो डैमेज ज्यादा होगा तो कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होंगे। नाउ ये तो जहां तक पैथोलॉजी का सवाल है तो आप समझते हैं कि हेपेटाइटिस बी इज अ सीरियस डिजीज, बट ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। द थिंग्स हैव चेंज्ड। जो 1975 के पहले की समस्या थी हेपेटाइटिस बी में वो 1990 में समाप्त हुई। जो 1990 में प्रॉब्लम थी वो 2000 में समाप्त हुई। जो 2000 में प्रॉब्लम थी उसके बाद की जो मेडिसिन हैं उनसे समाप्त होती ही चली जा रही है। जहां तक हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट का सवाल है, अब जो मेडिकेशंस हैं दे आर क्वाइट सिग्निफिकेंट, क्वाइट इफेक्टिव एंड वेरी सेफ। एंड साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप इन दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं तो 50 to 90% जो पेशेंट्स हैं उनमें वायरल सप्रेशन हो जाता है, यानी कि जो वायरस है वो एकदम नीचे की तरफ दब जाता है। एंड वायरस के नीचे के दबने से दोनों चीजें होती हैं, आपके जो लीवर में जो इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है वो कम होता चला जाता है एंड आपके ब्लड टेस्ट सभी इंप्रूव होते चले जाते हैं। इन द सेंस कि आपकी जॉन्डिस इंप्रूव होने लगती है, वायरल लोड कम होने लगता है, रेप्लिकेशन खत्म होने लगता है, तो एवरीथिंग इंप्रूव्स। एंड साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप एंटीवायरल ड्रग्स रेगुलरली लेते हैं तो जो कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है हेपेटाइटिस बी के चलते वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि हाफ ऑफ द पीपल, कि अगर 100 लोगों को हम हेपेटाइटिस बी की दवाई चालू करें तो ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सस्टेन्ड वायरल रिस्पांस आता है, इन द सेंस कि उनका जो वायरस है वो दवा के चलते धीरे 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 दब जाता है, दबा हुआ चलता चला जाता है। बट इन सब के बावजूद रिलैप्स इज वेरी कॉमन। ऐसा नहीं है कि दबा रहेगा, रिलैप्स समहाउ इज वेरी कॉमन, क्योंकि ये जो वायरस है या हेपेटाइटिस बी का वायरस है इज अ वेरी स्टबॉर्न वायरस एंड इसके म्यूटेशंस जो है ना दे क्रिएट द प्रॉब्लम। एंड कोई भी जो एक मेडिकेशन है उसके लिए रेजिस्टेंस इज नॉट अ बिग इशू फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस। तो इसलिए तो प्रॉब्लम तो हेपेटाइटिस बी के साथ में है, लेकिन मेडिकेशन के साथ जो फ्यूचर है वो उतना ब्लीक या उतना खराब दिखाई नहीं देता। लेकिन ये बात सही है कि जहां तक क्योर का सवाल है, ये जो मेडिसिन हैं ये हेपेटाइटिस बी के कीटाणु को 100% क्योर करने में सक्षम नहीं है। कि एक बार इसने CCD-DNA बनाया तो ऐसा माना जाता है कि वो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता। नाउ क्या ट्रांसप्लांट एक पॉसिबिलिटी है? ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। एंड ट्रांसप्लांट बेसिकली 3 स्टेजेस में हमें जरूरत पड़ती है। अगर आपको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है हेपेटाइटिस बी के चलते, आप इंपेंडिंग लिवर फेलियर में जा रहे हैं और जिसके चलते लिवर डैमेज इतना ज्यादा है कि आप कोमा में जा सकते हैं, तो दिस इज द 1 स्टेज जिसमें आपको लिवर ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर एडवांस्ड सिरोसिस हो गई है हेपेटाइटिस बी के चलते तो आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। दैट्स नंबर 2। अगर आपको एक सॉलिटरी SOL या सॉलिटरी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो गया है ओवर हेपेटाइटिस बी तो भी इंडिकेटेड है कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। तो दीज आर 3 इंडिकेशंस जिसके लिए हमें लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर इतनी सब समस्याएं हैं, हेपेटाइटिस बी इतने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, इतनी ज्यादा मेडिसिन की जरूरत है या इतना ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत है, इतने लोग हर साल मरते हैं इसके चलते, तो इसके प्रिवेंशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करना है तो वैक्सीनेशन इज द की। इसका वैक्सीन अवेलेबल है, इसको वैक्सीन लगवाइए। अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं तो सही बात यह है कि आप 99.9% सुरक्षित हो जाते हैं। साइंस ऐसा कहती है कि एज पार्ट ऑफ
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो बच्चे हैं सभी बच्चों को वास्तव में वैक्सीनेट कराना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में सजेस्टेड है कि बचपन से ही इसे एडल्ट जो वैक्सीन है उसको लगाने की जरूरत है। नाउ वो एडल्ट्स जिन्हें वैक्सीन चाइल्डहुड में नहीं लगा है और वो हाई रिस्क में हैं, तो भी उन्हें बेसिकली हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है उसे लगाने की जरूरत है। नाउ अनफॉर्चुनेटली अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं और कुछ ऐसी घटना हो गई कि आप इस इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज हो गए, से फॉर एग्जांपल आप कहीं हॉस्पिटल में काम करते हैं, कहीं डेंटल क्लिनिक में काम करते हैं, कहीं पैथोलॉजी में काम करते हैं, एंड आपने जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है वो लगाया नहीं है, एंड आपको वो नीडल प्रिक हो जाती है जो वास्तव में हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को यूज हुई है, तो ये एक्सपोजर हुआ। अब ये एक्सपोजर हुआ तो आपके ऊपर एक रिस्क खड़ी हो जाती है कि आपको हेपेटाइटिस बी हो जाएगी। अगर इस तरह का है तो आपको वास्तव में इमीडिएटली कुछ ऐसी जो ना ड्रग्स आती हैं या मेडिसिन आती हैं जिन्हें स्पेसिफिक इम्यून ग्लोबुलिन कहा जाता है या HBIG कहा जाता है, इनको तुरंत ही यूज करने की जरूरत है सो दैट ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर डेवलप न होने पाए, और उसके बाद आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि हेपेटाइटिस बी का जहां तक सवाल है, इट्स ए सीरियस इन्फेक्शन, इट्स क्वाइट प्रेवलेंट इन आवर कंट्री। इसके चलते 6 लाख लोगों की पर ईयर डेथ होती है। ये प्रिवेंटेबल है थ्रू द वैक्सीन। एंड बाकी सब चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि आप सिरिंजेस इंजेक्शंस कैसा यूज करते हैं, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो सेफ सोर्स है कि नहीं है, आप अगर जाते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए या शेविंग के लिए तो ब्लेड आपकी बराबर चेंज होती कि नहीं, और कहीं आप घर में जो ना कॉमन टूथब्रश या इस तरह की चीजें इस्तेमाल तो नहीं करते हैं। तो अगर इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि हेपेटाइटिस बी जैसा जो इन्फेक्शन है उससे बचा जा सकता है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल उन्हें अगर हेपेटाइटिस बी है तो गायनेकोलॉजिस्ट जानती हैं कि जब बच्चा डिलीवर होगा तो उसको इमीडिएटली HBIG लगाने की जरूरत पड़ेगी एंड बच्चों को तुरंत ही वैक्सीनेट भी कराना पड़ेगा। तो अगर ये सब चीजें की जाती हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। उसको प्रिवेंट किया जाएगा तो लीवर को सेफ किया जा सकता है, और अगर लीवर को सेफ किया जाएगा तो आपकी लाइफ सेफ हो जाएगी। तो इसलिए इस पर ध्यान दें और वैक्सीन लगवाएं। थैंक यू वेरी मच।